बाकी नहीं आए तुषार आज? पता नहीं सर, अब तक आए नहीं है। इतने सारे आएंगे। कल जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे भाई, उसमें मैंने लास्ट में एक फाइबर बैग वाला जो एक्सपेरिमेंट था, वो ये कह के छोड़ा था कि कई जगह ये असेंबली होती है, वहां इसका यूज होता है। तो मेरे को इसकी एक वीडियो मिली है। उस वीडियो में दिखा रखा है ये जो फाइबर बैग वाला एक्सपेरिमेंट है, वो अगर छोटे लेवल पे है, सेमी ऑटोमेटेड फॉर्म में, तो वो फाइबर बैग करके मशीन, और बड़े जहाँ पे थोरोपुट ज्यादा है, आपके ज्यादा सैंपल निकलते हैं दिन के, तो वहाँ पे फाइबर थर्म करके गरहाट जो कंपनी है उसका बनाया हुआ मेथड है ये, और अप्रूव्ड मेथड में से है ये। तो इसकी जो अपरेटस है, पूरी असेंबली, वो सारी चाहिए होती है। केमिकल जो इसने डिटरमाइन, जो इसने स्पेसिफाई कर रखे हैं, वो चाहिए होते हैं। प्रिपेयर कैसे करना है, फिर सैंपल कैसे करना है, एक बार इसका वीडियो देख लो। इसका लिंक मैंने अभी, अपडेटेड फाइल है उसमें, यहाँ ये लिंक दे रखा है यूट्यूब का। आवाज आ रही है सब तक मेरी? हाँ जी सर, आ रही है। आवाज आ रही है? हाँ जी सर। तुम्हारी आ रही आवाज है कम सर। आ रही है। तो यूट्यूब का जो ये वीडियो लिंक दे रखा है ना, इस पे क्लिक करोगे तो तुम्हें ये वीडियो दिखाएगा। मैं इसको एक बार रिपीट कर देता हूँ। साउंड आ रही है तुम्हारे पास? नहीं सर, नहीं आ रही है साउंड। नहीं सर, साउंड तो नहीं आ रही है।
तो ये जो असेंबली है, जितना भी फाइबर एनालिसिस में काम होता है, पहले आप अपने को सैंपल प्रिपेयर करके वॉशिंग का जो फेज है, फेज 1 फेज 2, फिर ड्राइंग है, उसके बाद इंसिनरेशन है, ये सारे का सारा काम एक ही मशीन में हो जाता है और इसी में ऑटोमेटेड आपकी वेइंग हो जाती है। तो इसकी जो कैलकुलेशन है बड़ी इजी रहती है फिर बाद में, क्योंकि इसके लिए बेसिकली ए से लेके एफ तक आपको ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं ये लेनी होती हैं, और इन ऑब्जर्वेशंस को लेने के बाद परसेंट क्रूड फाइबर आपको इस फॉर्मूले के द्वारा पता लग जाता है। जो ब्लैंक वैल्यू ई है वो डी माइनस एफ करके आती है, डी में से एफ घटा दोगे तो ई की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से आप इसके अंदर, अगर आपके पास फाइबर थर्म है या अगर आपके पास सैंपल थ्रूपुट कम है, तो उसके लिए आप फाइबर बैग जो मशीन है उसका इस्तेमाल करते हो। तो तब आपका ये जो प्रोटोकॉल दे रखा है ये इस मैनुअल के साथ ही आता है, तब इस प्रोटोकॉल का आपको ध्यान रखना है जो इसमें बता रखा है। तो चाहे मशीन कोई भी हो, सिस्टम कोई भी हो, बेसिक जो प्रिंसिपल है सभी का है वही सेम है, कि इसमें एसिड इनसॉल्युबल, बेस एसिड सॉल्युबल, बेस सॉल्युबल, अल्कोहल सॉल्युबल, और उसके बाद इंसिनरेट करके उसका ऐश कंटेंट निकालना है, तो अपने को फाइबर का पता लग जाता है। तो ये इसमें अपने को जितने भी अपने अप्रोक्सीमेट एनालिसिस थे 8 के 8 डिफरेंट सिस्टम्स के अंदर भी कैसे करने हैं वो इसमें बता दिए। और मैंने बताया कि कोई भी एक एनालिसिस अगर करना है तो उसके लिए कोई एक मेथड नहीं है, दैट डिपेंड्स अपॉन द इक्विपमेंट यू हैव, एक्सपर्टीज यू हैव। आपके पास जो चीज अवेलेबल है उनके हिसाब से आपको, और कितनी कॉस्ट आप बियर कर सकते हैं उसके हिसाब से आपको वो एनालिसिस करना होता है। लेकिन सैम्पलिंग में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सैम्पलिंग में अगर गड़बड़ होगी तो आपके एनालिसिस में भी आपको लास्ट में रिजल्ट में दिक्कत आएगी। तो ये अपना जो अप्रोक्सीमेट एनालिसिस पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। अब हमारा जो क्वालिटी का पार्ट हमने शुरू किया था कि किसी भी फूड इंडस्ट्री के अंदर, फूड प्रोसेसिंग बिजनेस के अंदर क्वालिटी कंट्रोल क्या चीज है और उसको कैसे किया जाता है, क्या इंपॉर्टेंस है, वो उस पर बात करेंगे। एक तो क्वालिटी कंट्रोल को ये नहीं मानना कि ये ऑप्शनल है, कि इसको करना चाहो तो कर लो ना। ये ऐसी चीज है जो छोटे से लेके बड़ा, कोई भी कितनी भी बड़ी इंडस्ट्री हो, कितनी छोटी इंडस्ट्री हो, सबके लिए जरूरी है, एसेंशियल कंपोनेंट है ये। ऑप्शनल नहीं है कि इसके बिना भी काम चल जाएगा, इसके बिना काम नहीं चलेगा। पर्पस क्या है क्वालिटी कंट्रोल की, कि आपके जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए वो आपका कस्टमर है, उसको कंटेमिनेटेड फूड से या किसी भी तरह के खराब फूड से आपको अपने कस्टमर को बचाना है, उसको उससे उसको कोई खतरा नहीं होना चाहिए। तो आपका फूड इस तरीके का हो जो आपके कस्टमर की सेहत के लिए नुकसान ना पहुंचाने वाला हो। और दूसरी बात इसमें ये देखनी है कि आपका कस्टमर आपको जो पैसे दे रहा है उसके बदले में आपने जो जितना वेट, वॉल्यूम या जैसी क्वालिटी उसको देने का वादा किया है, वैसी क्वालिटी और उतना ही वेट, वॉल्यूम आप उसको दो। तो ये तो हो गया एक पर्पस। सेकंड पर्पस ये है कि जो बिजनेस चलाने वाले हैं, जिनको प्रोसेसिंग करनी है, उनको सप्लायर चीट ना कर पाए। ये भी हमारे क्वालिटी कंट्रोल का पार्ट होता है। या वो कोई ऐसा डंगा ना मिला दें, जैसे अपने वीट मिल है, वीट मिल में अगर मान लो आप मिलिंग के लिए वीट भेज रहे हैं, तो उसका जो सप्लायर है उसमें कोई पत्थर, रोड़ी, ईंट, बजरी ये चीज ना मिला दे, क्योंकि वो चीज अगर आगे अपने को पता है कि रोलर फ्लोर मिल है, उसमें अगर वो थोड़ी बहुत भी चली गई, हालांकि पहले स्क्रीन वगैरह लगाए होते हैं, लेकिन बाई चांस अगर उसमें चली गई तो मिल के अंदर अपने को पता है कि स्टील के रोल्स हैं, बहुत हाई स्पीड पे चलते हैं, तो उनके बीच में अगर कोई भी ऐसी चीज चली गई तो वो पूरे उसको डैमेज कर देगी सिस्टम को। तो इसका ध्यान रखना। फिर बिजनेस को फॉल्स एक्यूजेशन बाय मिडलमैन या कस्टमर या सप्लायर, उससे बचाना कि भाई इसके अंदर ये अड़ंगा लिखना है, इसके अंदर ये आ गया। बहुत बार आता है ना कि उसमें अखबार में कि भाई इसमें छिपकली निकली। तो आपके पास बिल्कुल एक रिजिड सिस्टम, एक ऐसा स्ट्रॉन्ग सिस्टम होना चाहिए फूड सेफ्टी का, जिससे कि आप इंश्योर कर पाओ कि ये चीजें, इस तरह की जो प्रॉब्लम है वो आपके इसमें ना हो, और दूसरा आप उसको ट्रैक भी कर पाओ कि वो प्रॉब्लम बाहर से ही हुई है या आपके इंडस्ट्री के अंदर हुई है। कई बार क्या होता है ना कि रेट कम करवाने के लिए लोग इस तरह की चीटिंग जो सप्लायर्स हैं वो करने लग जाते हैं। तो उससे अपने बिजनेस को बचाना, ये सेकंड हमारा मोटिव रहेगा क्वालिटी कंट्रोल में। थर्ड ये है कि जो भी
देश के अंदर फूड रिलेटेड लॉज हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस, एक्ट हैं, उन सभी को हम कंप्लाई करें, क्योंकि अगर उनको हम कंप्लाई नहीं करेंगे तो हम उस देश के अंदर वो व्यापार नहीं कर पाएंगे। तो जैसे इंडिया के अंदर है तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी है, उस अथॉरिटी ने जो भी रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं, जिनको हम फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशंस बोलते हैं, उन रेगुलेशंस के मुताबिक ही हम अपना जो भी फूड प्रोडक्ट है तैयार करें, वो उन सबको कंप्लाई करता हो, ये ध्यान रखना। तो ये 3 बेसिकली काम है फूड कंट्रोल के। तो फूड कंट्रोल लैब के अंदर या फूड कंट्रोल अगर आप ऑफिशियल बनते हैं तो आपको इन बातों का मेन ये 3 चीज आपके दिमाग में जरूर रहनी चाहिए कि कंज्यूमर बचाना है, बिजनेस बचाना है, और रेगुलेटरी जो पार्ट है, जो अपने कानूनी जो दाव पेच है, उनसे भी अपने प्रोडक्ट को और अपने इंडस्ट्री को बचा के रखना है। कई बार कहते हैं कि जी क्वालिटी कंट्रोल में तो टाइम बहुत लगता है, रोक लेते हैं, सैंपल चेक करने में बहुत टाइम लगता है, खर्चा बहुत आता है। शुरुआत के लिए ये चीज ठीक हो सकती है, मान सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में एक तो चीज ये देखो कि अगर आपको एनालिसिस करना है, उसके खर्चे को आप मान लो काट के ये कर लो कि एनालिसिस ही नहीं करते, और फिर आपको पता लगता है कि आपका बहुत सा माल जो मार्केट में गया है वो आपको वापस मंगाना पड़ गया है, या रिकॉल कर लिया फूड क्योंकि वो अनसेफ था। और वो अनसेफ इसलिए था कि आप उसको प्रॉपरली चेक नहीं कर पाए, क्वालिटी कंट्रोल अप्लाई नहीं कर पाए। तो इतना माल जो वापस मंगाओगे उसकी कॉस्ट कितनी पड़ेगी, आपकी जो रेपुटेशन है आपकी इंडस्ट्री की, आपकी जो भी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, उसका कितना बड़ा धक्का पहुंचेगा, और फ्यूचर का कितना बिजनेस खराब हो जाएगा। तो इससे अंदाजा लगा के देखो कि भाई क्वालिटी कंट्रोल की लॉन्ग रन के अंदर जो हम कॉस्ट शॉर्ट टर्म में अपने को दिखती है, वो लॉन्ग रन के हिसाब से उतनी नहीं पड़ती, क्योंकि आगे अगर नहीं करोगे तो लॉसेज इतने हैवी होंगे कि आपको हो सकता है इंडस्ट्री बंद करनी पड़ जाए। तो इसलिए थोड़ा सा शुरुआत में आपको टाइम कंज्यूमिंग और एक्सपेंसिव लग सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये आपकी पैसे बचाने में मदद करेगा, आपकी इंडस्ट्री को खड़ा रखने में मदद करेगा। और एक ये भी है कि ज्यादा टाइम ना लगे तो आपको प्रोसीजर ऐसे अप्लाई करने हैं, अपने प्रोसीजर ऐसे अपनाने हैं कि वो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग ना हो, साथ में रेगुलेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो वैलिड होने चाहिए। और ये नहीं कि पूरा जो चीज ना भी मांगी गई है वो भी आप दो, उसके लिए भी आप एनालिसिस करते रहो ना। जो रेगुलेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जो जरूरी चीजें हैं जो आपको करनी है वो जरूर करो। एक्स्ट्रा आप R&D के अंदर देख सकते हो, क्योंकि R&D में आपके पास बहुत टाइम है, लेकिन प्रोडक्शन में आपको जो आपकी रेगुलेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से या जो आपके कॉन्ट्रेक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है चीजें, वो उसमें देखो, उसके हिसाब से आपका प्रोडक्ट सही है यानी इस चीज पे ध्यान दो। क्योंकि बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन अगर आप गैदर करते हो उसमें टाइम लगता है, पैसा लगता है, और फिर कंफ्यूजन होता है उससे क्रिएट। तो क्रिस्प क्रिस्टल क्लियर रिपोर्ट हो आपको कि ये चीज इतनी है, इतनी होनी चाहिए, विद इन कंट्रोल है या नहीं है, तो वो आपकी टेस्ट रिपोर्ट में आए क्वालिटी कंट्रोल की, जब भी आप प्रोडक्ट का करो। प्रोडक्ट की क्वालिटी ही आप ऐसी रखो कि वो मार्केट के अंदर बिके। ये नहीं कि प्रोडक्ट खराब हो गया और फिर आप ढूंढते फिरो कि इस खराब प्रोडक्ट को कम रेट पे कौन ले लेगा, वो बहुत कॉस्टली अफेयर है, और उससे इंडस्ट्री की खुद की आपकी रेपुटेशन बहुत डाउन होती है। तो इसकी बजाय आप शुरू में ही, वो कहते हैं निप इन द बड, कि शुरू में ही ऐसी जो चीजें हैं जो आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी को डाउन कर सकती हैं, डिग्रेड कर सकती हैं, उनको आप पहले ही खत्म कर दो, ताकि आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी हमेशा अच्छी आए और वो हर बैच में अच्छी आए। तो आपके जो क्वालिटी स्पेसिफिकेशंस हैं इस काम के लिए, वो राइटिंग में होनी चाहिए, और जो आपका सप्लायर है और जो जिसको आप सेल करोगे, तो वेंडर सप्लायर दोनों की जो रिटर्न और एग्रीड जो क्राइटेरिया हैं, उसके बेस पे आप क्वालिटी स्पेसिफिकेशन बनाओगे, और इन क्वालिटी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से ही आप प्रोडक्ट लोगे अगर आप इंडस्ट्री में हो, और इन्हीं क्वालिटी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से आप प्रोडक्ट को मार्केट में बेचोगे। तो ये क्वालिटी स्पेसिफिकेशन क्या चीज है, यहाँ नीचे एक हमने एग्जांपल दिखाया है कि मान लो आपको टोमेटो जूस या प्यूरी तैयार करना है, तो उसके लिए आपको पेस्ट, इसने बताया रादर कि पेस्ट या लेदर आपको इससे तैयार करना है। लेदर होता है पापड़,
पेस्ट आपको पता ही है, जिसकी कंसिस्टेंसी ज़्यादा हो, आम जो सिंपल जूस है टमाटो का उससे। तो उसके लिए क्वालिटी एट्रीब्यूट्स क्या होंगे टमाटर के बारे में जब आप इसको खरीदोगे, रॉ मटेरियल जब आप लोगे, तो एट्रीब्यूट तो वो खास क्वालिटी होती है जिसका हमें ध्यान रखना है या ध्यान देना है जिस पे। एक्सेप्टेंस का और रिजेक्शन का क्राइटेरिया होता है। जो एक्सेप्टेंस का क्राइटेरिया है वो क्या है, और रिजेक्ट अब कब करेंगे उस लॉट को, अगर गड़बड़ है तो कितनी है तब उसको हम रिजेक्ट करेंगे। बताओ, बोलना है क्या किसी को कुछ? पवन म्यूट कर ले तेरे। तो वो क्वालिटी एट्रीब्यूट कौन से हैं भाई? पहला तो कलर का, क्योंकि मार्केट में जब आप टमाटर लेने जाओगे तो और आपको उससे आगे प्यूरी बनानी है, तो प्यूरी का रंग लाल होगा उतना ही बेटर होगा। तो इसके लिए जो आप कलर, आपको पता मार्केट में सारे तो लाल मिलेंगे नहीं, थोड़े बहुत आपको ऑरेंज कलर के भी मिलेंगे, हरे भी मिलेंगे। लेकिन इसमें आपने बताया कि ऑरेंज और रेड ये कलर तो चल जाएंगे, हरा नहीं चलेगा, क्योंकि हरे से उतना जूस भी एक्सट्रैक्ट नहीं होता, साथ में उसका जो कलर है वो इंटरफियर करेगा रेड कलर के साथ। तो अपने को एक्सेप्टेंस के लिए जो कलर है वो ऑरेंज और रेड होना चाहिए। और इसको रिजेक्ट कब कर देंगे लॉट को, जब उसके अंदर आपको 10% से ज्यादा ग्रीन कलर दिखाई दे। ध्यान दो इसमें कि 10% तक तो हम वोट लेंगे, लेकिन 10% से ज्यादा होते ही हम इसको रिजेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हम रिजेक्शन का क्राइटेरिया दे रहे हैं, एक्सेप्टेंस का क्राइटेरिया बता रहे हैं कि किस सब तक आवाज आ रही है अब? सर आवाज ही नहीं आ रही है? आवाज नहीं आ रही अभी? हेलो, अरे आवाज आ रही है क्या? हाँ तुषार बोल। यार आवाज नहीं आ रही, क्या बात? अभी आ रही है क्या आवाज और वीडियो? आवाज नहीं आ रही सर अब आ रही है। आ रही है? हाँ जी सर अब आ रही है। थोड़ा बहुत बीच में रहेगी यार, नेटवर्क के इश्यूज हैं यहाँ। तो साइज की हम बात कर रहे थे, क्योंकि अपने को प्योरी बनानी है तो साइज चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो कोई चक्कर नहीं है, चल जाएगा। शेप चाहे आंगा बांगा गोल लंबा कैसा ही हो चल जाएगा, क्योंकि हमें अब फिर नहीं आ रही सर आवाज। रिजेक्शन के क्राइटेरिया बनाते हैं ना, तब अपने को ये ध्यान रखना पड़ता है कि एंड प्रोडक्ट इससे हम क्या बनाएंगे। तो जो ये क्राइटेरिया उसका जो एट्रीब्यूट है उसका एंड प्रोडक्ट के ऊपर क्या असर पड़ेगा रॉ मटेरियल का, अगर हम ये लेंगे तो उसके हिसाब से ये तैयार किया जाता है। और क्योंकि इंडस्ट्री अपनी इतनी डेवलप बोली कि तो हम बात कर रहे थे साइज और शेप कोई भी हो सकता है, एंड प्रोडक्ट हमें जैसा बनाना है उसके बेस उसके ऊपर डिपेंड करता है।
तो इससे प्योरी बनानी है तो सही शेप का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि आखिर में सारा क्रश करके हमें पेस्ट बनाना है। अगला जो एट्रीब्यूट है वो डैमेज। डैमेज 3 तरह की है, स्प्लिटिंग से, इंसेक्ट डैमेज और मोल्ड डैमेज या फंगस डैमेज। तो स्प्लिटिंग जो पकड़ने के बाद तो डैमेज भी की हम बात कर रहे थे कि इसमें 3 तरह की डैमेज है, स्प्लिटिंग, इंसेक्ट और मोल्ड। स्प्लिटिंग होती है जब पक जाता है ना, तो कई बार स्किन फट जाती है टमाटर के ऊपर से। तो लेस देन अगर 5% स्प्लिटिंग है तो इसमें हम सैंपल लेते हैं पूरे लॉट का। उस सैंपल में अगर लेस देन 5% है तो एक्सेप्ट कर लेंगे, 5% से ऊपर हुआ तो रिजेक्ट कर देंगे। ऐसे ही इंसेक्ट भी लगते हैं, क्योंकि अपने को फील्ड में अगर देखें ध्यान से तो चाहे कितना स्प्रे कर लें, थोड़ा बहुत इंसेक्ट डैमेज जरूर मिलेगी। तो अगर इंसेक्ट ने बोरिंग कर रखी है, सुराख कर रखा है या खा रखा है, काट रखा है, तो वो देखने से ही पता लग जाता है, विजिबल होता है वो। अगर वो 5% से कम है तो एक्सेप्टेड है, 5% से अगर ज्यादा है तो उसको हम रिजेक्ट कर देंगे। तो इसी तरह से मोल्ड, फंगस, अगर फंगस इन्फेक्शन हो रखा है तो इसमें अपने को ध्यान रखना है डैमेज में कि फंगल अगर इन्फेक्शन अपने को दिखता है, फंगस लगी हुई दिखती है, तो अपन रिजेक्ट कर देंगे लॉट को, क्योंकि फंगस किसी भी तरह की इसमें एक्सेप्टेड नहीं है। तो अगर यूं भी दिखे ना कि साफ करके लाया, धो के लाया, लेकिन इसमें कहीं पे गड़ा हुआ था, फंगस लगी हुई थी, तो कहीं भी अगर थोड़ा सा पता लगे। सर आवाज ही नहीं आ रही। भाई मेरी तरफ से तो आ रही है, क्योंकि मेरे को तो यहाँ दिखा रहा है, तुम्हारे पास नहीं पहुंच रही बिल्कुल आवाज? ही कम आ रही है। कम आ रही है? नहीं सर, बिल्कुल कम आ रही है। मेरे पास भी आज तुम्हारी आवाज कम आ रही है। मेरे को आवाज का सिस्टम समझ में नहीं आया कि साउंड कैसे कम हो रही है। ऑडियो सेटिंग्स में देखते हैं भाई। मेरे पास साउंड कम ही है भाई आज इसमें भी। हेलो, जी सर आ रही है आवाज। भाई और कोई तरीका नहीं मेरे पास इसकी आवाज बढ़ाने का। मैं साउंड सेटिंग इसकी चेक कर चुका हूँ, लेकिन और दिनों से कम है। साउंड सेटिंग्स इसमें तो मैक्सिमम किया हुआ है सारा कुछ। क्या इलाज करें भाई इसका? साउंड कंट्रोल पैनल, ओह अब साउंड में कुछ फर्क पड़ा भाई? हेलो, हेलो, साउंड क्वालिटी में कुछ फर्क पड़ा अभी? यस सर, है? यस सर आ रही है, आपकी आवाज साफ आ रही है। यार कम लग रही है साउंड, क्या चक्कर है?
चलो भाई आज तो काम चलाओ, इसको मैं देखता हूँ बाकी बाद में। तो क्वालिटी एट्रीब्यूट्स की हम बात कर रहे थे। लास्ट जो इसमें हमने टमाटर की प्रोक्योरमेंट का जो लास्ट एट्रीब्यूट रखा है वो हार्डनेस है। तो अपने को पता है कि अगर आपको इसका जूस बनाना है या इसका प्यूरी बनानी है या लेदर बनाना है तो मैक्सिमम जो पल्प है वो एक्सट्रैक्ट होना चाहिए इजीली। तो उसके लिए अगर बहुत ज्यादा हार्ड होगा तो आप इजीली पल्प को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए आपको जो फ्रूट या जो आपको ये टमाटर चाहिए वो सॉफ्ट से लेके ओवर सॉफ्ट तक, कि जितना ज्यादा जूस निकलेगा उतना बढ़िया है। तो सॉफ्ट ओवर सॉफ्ट होना चाहिए, हार्ड नहीं होना चाहिए। अगर मोर देन 10% हार्ड है तो आप रिजेक्ट करोगे। तो ये आपके क्वालिटी एट्रीब्यूट्स में एक्सेप्टेंस के और रिजेक्शन के क्राइटेरिया हैं। ये तो हमने एक सिर्फ आपका टमाटर का एग्जांपल दिया। जितने भी रॉ मटेरियल आपका जो भी चीज बनाने में लगते हैं उन सभी के आपको एक्सेप्टेंस के और रिजेक्शन के क्राइटेरिया मिलेंगे। इस तरह से आपको जो क्वालिटी स्पेसिफिकेशंस हैं वो मिलेंगी, चाहे आपकी कोई भी फूड इंडस्ट्री क्यों ना, जो आपकी मिल्क इंडस्ट्री है, चाहे वो आपकी कुरकुरे बनाने की इंडस्ट्री है, तो जो भी रॉ मटेरियल आएगा हर रॉ मटेरियल की आपको इस तरीके से स्पेसिफिकेशंस मिलेंगी, क्वालिटी स्पेसिफिकेशंस। उसके ऊपर अगर वो खरा उतरता है तब हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, अगर नहीं है उनमें से किसी भी कंडीशन पे तो उसको हम रिजेक्ट कर देंगे। बहुत जगह क्या करते हैं कि डायरेक्ट रिजेक्ट करने की बजाय कुछ कॉस्ट काट लेते हैं, और वो कॉस्ट आमतौर पे पेनलाइज्ड कॉस्ट होती है। कि मान लो 10% खराब है तो यूँ नहीं कि हम उसकी 10% कॉस्ट काटेंगे, हम सीधा कहते हैं तो 20% या 30% इसकी कॉस्ट काट लो। और ये पहले से ही एग्रीड जो हमारा एक एग्रीमेंट होता है, रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है, उसके ऊपर लिखा होता है कि कितने % तक अगर इसमें ओवर एंड अबव लिमिट्स है तो हम उसकी कितनी पेमेंट काटेंगे। तो ये सारा पहले सारा रिटर्न और डॉक्यूमेंटेड होता है, दोनों पार्टी के बीच में एग्रीमेंट होता है इस बात पे। अब जो ये स्पेसिफिकेशन बनाते हैं तो इसके लिए सबसे पहले तो यही कि हर एक लॉट को आप, हर एक बैच को आप टेस्ट करोगे, और टेस्ट करने के, सैंपल उठाने के जो साइंटिफिक वे है उसी का पालन करोगे। कितना साइज लोगे आप सैंपल का, इसके लिए जो इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो करोगे। अब जो सब स्टैंडर्ड अगर मान लो आइटम आते हैं तो किस लेवल तक के आप उसको एक्सेप्ट करोगे, और कहाँ किस लेवल से अगर ज्यादा हो जाते हैं तो कब आप उसको रिजेक्ट करोगे। ये सारी चीजें हर एक एट्रीब्यूट के लिए इसमें बताओगे। और इसके लिए पीछे भी साइंटिफिक रीजन होंगे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, इतने पे ही रिजेक्ट क्यों कर रहे हो, इससे कम पे क्यों कर रहे हो, इससे ज्यादा पे क्यों कर रहे हो। तो ये सारी चीजें इसका ध्यान रखना है। और बहुत जगह आपको सिंपल देख के या आपकी ऑब्जर्वेशन के बेस पे ही एक्सेप्टेंस रिजेक्शन नहीं होती। कुछ जगह पे जैसे मॉइस्चर निकालना है तो फील्ड मॉइस्चर मीटर है आपका, या जो लैबोवन मेथड उनका इस्तेमाल करते हो, जब उसकी रिपोर्ट आती है उसके बाद ही आप आपका जो लॉट आया है उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हो। तो ऐसे ही जब हम ये टमाटर का एग्जांपल ले रहे हैं तो इसके लिए एक सिंपल पेनिट्रोमीटर जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसका इस्तेमाल करते हैं। उसका बेसिक प्रिंसिपल इसमें दिखा रखा है। एक नॉन वेट है, वो कितने अंदर तक प्रोब पेनिट्रेट करता है कितनी देर में, इस बेस पे पता लगता है कि हमारा जो टमाटर है वो राइप है या अनराइप है या ओवर राइप है। तो साइज शेप इसमें मैटर नहीं करता, ऊपर हमने लिख दिया था, क्योंकि सभी को क्रश करके टमाटरों को उसका पल्प बनाना है। लेकिन अगर पूरे का पूरा, जिस तरह अपन इंडियन गूसबेरी, ये आंवला जो है, इसका मुरब्बा देते हैं तो उस मुरब्बे का पूरा जितना बड़ा साइज होगा ना उतना अच्छा माना जाता है। तो वहां पे साइज, शेप, ये चीजें मैटर करती हैं। तो ये भी अपने ध्यान रखने वाली बात है। राइपनेस का, फ्लेवर का, ये कलर से और उसकी हार्डनेस से पता चलता है। अगर बीच में कट जाए तो भाई फिर आज की क्लास हम ओवर ही कर देंगे उसी टाइम। ठीक है, 30 मिनट हो लिए, 10-1 मिनट और हैं। तो यही 40-1 मिनट की क्लास बहुत है, इसको कर लोगे तो वो भी मोर देन सफिशिएंट है।
तो हमेशा जो क्वालिटी एट्रीब्यूट है उनका यही ध्यान रखना है कि जो आपको सेट स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं उन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ही आपको रॉ मटेरियल प्रोक्योर करना है, और एंड प्रोडक्ट भी बनाना है तो उन स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक ही बनाना है। तो ये जो क्वालिटी एट्रीब्यूट्स हैं, इनका आपको क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनका आपको ध्यान रखना हमेशा। इसने यहाँ पे बताया है कि कुछ एक जो क्वालिटी एट्रीब्यूट्स हैं, कुछ सेंसरी से पता लगते हैं, कुछ हिडन होते हैं। हिडन का मतलब कि आपको आंखों से या आपके सेंसरी ऑर्गन्स की मदद से वो नहीं दिखते। जैसे अफ्लाटॉक्सिन है ग्राउंडनट में, देखने से तो सिंपल लगेगी ग्राउंडनट हाँ साफ है ठीक है, लेकिन जब अफ्लाटॉक्सिन का टेस्ट करते हो तब आपको पता चलता है कि आपकी ग्राउंडनट में अफ्लाटॉक्सिन है। तो उसके लिए कोई पर्टिकुलर आपको टेस्ट करने पड़ते हैं, केमिकल टेस्ट। ऐसे ही बैक्टीरिया कितने हैं फूड में देखने से पता नहीं लगता, लेकिन जब उसका टेस्ट करते हो तब आपको पता लगता है कि स्टैंडर्ड प्लेट काउंट क्या है, या इसमें लिस्टीरिया प्रेजेंट है या नहीं, एल्मोनो या दूसरा और कोई कोलाई वगैरह प्रेजेंट है या नहीं। जब उनका टेस्ट करते हो माइक्रोबायोलॉजिकल स्पेसिफिक माइक्रोब का, तो उसकी प्रेजेंस एब्सेंस का पता लगता है। कितना है ये अपने को जो प्लेट काउंट वगैरह मेथड से पता लगता है। विटामिन कंटेंट कितना है फूड का, विटामिन सी कितना है, विटामिन बी कितना है, B12 कितना है। जब इसकी हम विटामिन कंटेंट का एनालिसिस करते हैं तब अपने को ये पता लगता है। तो ये हिडन है। हिडन का मतलब ये हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं उसकी मदद से अपने को नहीं पता लग पाता। एडिटिव्स हैं, आर्टिफिशियल फ्लेवर हैं या नेचुरल फ्लेवर हैं, थिकनर्स हैं कितने डाल रखे हैं। तो ये सारे अपने को जो हिडन एट्रीब्यूट्स हैं वो केमिकल माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट जब हम करते हैं उनसे हमें एक तो ये पता लगता है कि है या नहीं है, जो जिसको हम बोलते हैं कि क्वालिटेटिव, और कितने हैं अगर हैं तो ये क्वांटिटेटिव टेस्ट अपने को जब हम ये टेस्ट करते हैं उससे पता लगता है। सेंसरी से देखने से अपने को अंदाजा हो जाता है, जैसे टमाटर का हरा है तो कच्चा है, पीला हो गया है तो थोड़ा बहुत पका है, लाल है तो बिल्कुल पक्के तैयार है। तो राइपनेस ऑफ फ्रूट के बारे में इंफॉर्मेशन कलर से मिल जाती है, साइज शेप से, अपीयरेंस से, कि भाई चॉपिंग हमने की है तो कितने बड़े टुकड़े हैं या छोटे हैं। जिस तरह फ्लोर पार्टिकल का अपने जो ये फ्लोर मिल विजिट की थी उसमें देखा था कि वो स्पैचुला से फ्लोर पार्टिकल्स देखते हैं कि मैदा जो है वो कितना मोटा है या पतला है। तो अलग अलग जो फूड प्रोडक्ट हैं या रॉ मटेरियल हैं उनकी क्वालिटी के अलग अलग कुछ सेंसरी एट्रीब्यूट्स होते हैं, उनको चेक करने के तरीके हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, उनको फॉलो करते हुए हम उसके बारे में ऑब्जर्वेशन लेते हैं। ऐसे ही थिकनेस का या टेक्सचर का है, जूस की कंसिस्टेंसी, जूस पतला है गाढ़ा है, मीट पका हुआ है तो कितना बढ़िया पका हुआ है, कितना अच्छा मीट है तो उसकी टफनेस पे और टेंडरनेस पे पता लगता है। रॉ मीट अगर हम ले रहे हैं, टेस्ट का 4 टेस्ट हैं, चारों टेस्टों को हम चख के बताते हैं, साल्टी, स्वीट, बिटर और सॉर। फ्लेवर, फ्लेवर, टेस्ट और स्मेल, इन दोनों को मिला के एक कंबाइंड एट्रीब्यूट बनता है जिसको फ्लेवर बोलते हैं। तो जैसे टमाटर के अंदर, पके हुए टमाटर के अंदर एक अलग सी महक भी आती है, उसका टेस्ट भी अलग होता है, उसका रंग भी अलग होता है। कच्चे टमाटर का अलग होता है। इवन आपने ऑब्जर्व किया हो, साउंड से भी हमें बहुत सी इंफॉर्मेशन मिलती है। एक तो पानी ठंडा हो, उसको जब आप बर्तन में डालते हो और एक गर्म पानी को बर्तन में डालते हो तो दोनों की साउंड अलग हो जाती है। दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल कि पांचवी जो सेंस ऑर्गन है, साउंड की जो अपनी सेंस है, उसका भी इस्तेमाल होता है इनके क्वालिटी एट्रीब्यूट्स में, इवन टेम्परेचर का पता लगाने में। इन वन ऑफ द डॉक्यूमेंट्रीज आई हैव सीन दिस थिंग, उसमें था। और वैसे भी हम जनरली ऑब्जर्व करते हैं तो गर्म पानी जब हम डालते हैं तो वो जो गर्म पानी का जो आवाज होती है वो अलग तरीके की है और ठंडे पानी की आवाज अलग तरीके की होती है। तो बहुत सी इंफॉर्मेशन अपने को सेंसरी से मिलती है, अदरवाइज अगर हिडन एट्रीब्यूट है तो उसके लिए अपने को टेस्ट करने पड़ते हैं। हमने स्पेसिफिकेशन बना ली, एट्रीब्यूट्स आइडेंटिफाई कर लिए, उनकी लिमिट्स हमने बता दी, इसके पीछे के साइंटिफिक रीजन हमने पता कर लिए। अब बात आती है कंट्रोल पॉइंट्स की। कंट्रोल पॉइंट्स क्या चीज, आगे भी आपके हैसप के अंदर ही आएंगे, HACCP हैसप, तो वहां भी जिक्र आएगा कंट्रोल पॉइंट्स का। क्या चीज है कंट्रोल पॉइंट्स? ये कि जो भी फूड प्रोसेसिंग होती है, जो भी फूड इंडस्ट्री है आपकी, वो पूरी एक
रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट बनने की जो कहानी है पूरी एक प्रोसेस होती है। उस प्रोसेस में आपका जो रॉ मटेरियल है धीरे धीरे डेवलप होके एक प्रोडक्ट में डेवलप होता है। तो जब इस पूरी प्रोसेस के दौरान कुछ ऐसी स्टेजेस आती हैं जैसे हीटिंग है, मिक्सिंग है, एडिशन ऑफ शुगर है, कोई भी चीज ऐसी बीच में कुछ स्टेप्स आते हैं, कहीं पे पीएच है, टेम्परेचर है, कुछ ऐसे स्टेप्स आते हैं कि अगर उनको आप कंट्रोल ना करो तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है या जो आपका एंड प्रोडक्ट है वो सेफ नहीं होगा, अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा। और उन पॉइंट्स को, ऐसे पॉइंट्स जिनको आपका ध्यान रखना जरूरी है, उनको अगर आप सही ढंग से मेंटेन करे रहते हो तो एंड प्रोडक्ट आपका सही बनता है। तो ऐसे जो पॉइंट्स हैं या ऐसी जो जगहें हैं हमारी प्रोसेसिंग के दौरान, उनको हम कंट्रोल पॉइंट्स बोलते हैं कि इनको कंट्रोल कर लो तो आपकी पूरी प्रोसेस कंट्रोल में रहेगी। एग्जाम्पल जैसे इसने दे रखा है कि पास्चराइज जूसेस हैं जो, उनको आप कितना हीट कर रहे हो, कितने टाइम के लिए हीट कर रहे हो, इसका इफेक्ट उसके कलर पे, फ्लेवर पे, स्टोरेज लाइफ पे पड़ता है। ज्यादा देर के लिए किया तो फ्लेवर डिस्ट्रॉय होता है, कलर डिस्ट्रॉय होता है। कम देर के लिए किया तो उसकी स्टोरेज लाइफ कम होती है, उसके अंदर जो जितने भी बैक्टीरिया हैं, माइक्रोब्स हैं, वो पूरी तरह से किल नहीं होते। सॉसेजेस, मीट के जो प्रोडक्ट्स हैं तो उसमें ग्राइंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसका टेक्सचर भी इंपॉर्टेंट है, उसकी हीटिंग भी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो स्टेजेस हैं जिनको हम ऐसे पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं और वहां से बार बार हम सैंपल उठाते हैं ये देखने के लिए कि पर्टिकुलर यहाँ पे जो हमारा एट्रीब्यूट है, मान लो टेम्परेचर है, वो अचीव हो गया है या नहीं। मीट के अंदर देखते हैं जैसे कि कोर के अंदर जो टेम्परेचर है वो क्या किलिंग टेम्परेचर तक पहुंच गया है या नहीं, तो उनको हम कंट्रोल पॉइंट्स बोलते हैं। तो जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको इन कंट्रोल पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना होता है, या तो वो जो उसके इंडस्ट्री के सुपरवाइजर्स हैं या जो इंजीनियर्स हैं उनकी मदद से, या बाहर से भी एक्सपर्ट बुला के इस चीज को आइडेंटिफाई कर सकते हो और उन पॉइंट्स की स्पेसिफिकेशन तैयार करते हैं। जैसे टेम्परेचर के लिए आमतौर पे सबसे इजी एग्जांपल है कि अगर आप बेकिंग के लिए जो टेम्परेचर आपने रख दिया कि 280 डिग्री सेल्सियस है, तो 280 डिग्री सेल्सियस से अगर कम चला जाएगा तो आपका प्रोडक्ट अनसेफ होगा, या तो आपको रिवर्क करना पड़ेगा या वो रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो आप एक वर्किंग लिमिट डिसाइड करते हो और एक क्रिटिकल लिमिट डिसाइड करते हो कि मान लो 290 पे काम करता रहना चाहिए और 280 से अगर नीचे चला गया तो ये क्रिटिकल था और अब मेरे को जितना भी मेरा प्रोडक्ट है वो होल्ड करना पड़ेगा या उसको रिवर्क करना पड़ेगा। जैम के अंदर है जैसे कि पेक्टिन, अमाउंट ऑफ पेक्टिन, फ्रूट और शुगर कितना डलेगा, इसको अपने को कंट्रोल करके रखना होता है और हर एक को बिल्कुल एग्जैक्टली वे करके, मेजर करके तब अपने को उनको हीट करना होता है। तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं प्रोडक्ट क्वालिटी के हिसाब से वो क्रिटिकल होती हैं। तो ऐसे कंट्रोल पॉइंट्स पे इन बातों का ध्यान रखना है। ऐसे एसिडिटी का है जैम के अंदर, शुगर कंटेंट है, बॉइलिंग के बाद और टेम्परेचर, फिर जो आपने मिक्सिंग करी है वो भी करेक्ट है या नहीं, जितने टाइम के लिए करनी थी, वहां पे एसिडिटी जो है या शुगर कंटेंट जो है, टेम्परेचर जो है, ये सारी चीजें आप चेक करते हो फिलिंग से पहले। जैम का एग्जांपल दे रहे हैं इसमें। तो जितने भी कंट्रोल पॉइंट्स हैं उसको चेक करना जरूरी है हर एक बैच में। अभी शायद 2 मिनट है भाई अपने पास, ये खत्म होने वाला है। किसी को कोई पूछना हो बताओ, कोई बात करनी हो, हाउस इज ओपन फॉर डिस्कशन। कल का टाइम हम सुबह का रखेंगे भाई, क्योंकि कल उसकी मानू की क्लास नहीं है। तो कल, परसों, चौथे, पांचवें, यानी शनिवार, इतवार, सोमवार, मंगलवार, 4 दिन हम सुबह का 10 से 11 का टाइम रखेंगे। ठीक है? हाँ भाई। ओके सर।